नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगड़ आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी के आपके कुल 30 प्रश्न है, उनको देखेंगे जिसमें शिक्षण विधि भी शामिल है और आपकी जो है व्याकरण भी शामिल है। और ये कलाम द्वारा आयोजित जो है मॉडल पेपर है, ये भी ध्यान रख लेना आप। और लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो जो है पूरा वीडियो को जरूर देखें और 30 क्वेश्चन है, उनमें से अपना स्कोर जरूर जो है आप बताएं। हिंदी एकदम इजी आती है, लेकिन मैं जो क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं ना, मॉडल पेपर और कलाम के पेपर, उनमें से जो है आपके ज्यादातर चीजें देख लेना, आप कवर हो जाएगी। तो इन क्लासों को रिवीजन के हिसाब से जरूर देखते रहें, ठीक है। पूरा वीडियो देखें और 30 में से जो भी आपका स्कोर है वो कमेंट जरूर करना। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि राष्ट्रभक्ति शब्द में कौन सा समास है। शब्द का नाम है राष्ट्रभक्ति, शब्द में समास कौन सा है वो बताना है। तो अपना उत्तर सोच के रखें। देखो, राष्ट्रभक्ति शब्द का जो समास विग्रह होता है वो होता है राष्ट्र की भक्ति। क्या होता है? राष्ट्र की भक्ति, ठीक है। तो राष्ट्र की भक्ति हो रही है। और जब भी जो है कारक वाले चिन्ह आते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अलग होना, संबंध का के की, तो ये सारे जब भी आ जाते हैं ना, जो ये कारक चिन्ह आ जाते हैं ना, कारक चिन्ह, ये ध्यान रखना। अगर समास विग्रह में कारक चिन्ह आ गया तो उत्तर हमेशा तत्पुरुष समास होगा। तो उत्तर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर जो है डी। कलाम द्वारा आयोजित ये मॉडल पेपर है, एकदम अच्छे से देखना। कलाम का कंटेंट जो है आपको पता ही है सबसे बेस्ट होता है, और रिवीजन के तौर पर देखना। और जो भी नया चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। और अपना टारगेट है कि जो है अपन 26 जनवरी से पहले जो है 26 जनवरी, हालांकि बहुत ज्यादा दिन है 26 जनवरी को, उससे पहले 1 लाख सब्सक्राइबर अपने पूरे हो जाएं, ये टारगेट है अपना। और आप सभी के सपोर्ट से जो है 90,000 का आंकड़ा जो है आज अपन ने क्रॉस कर लिया है। उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सर्वोपरि जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा। देखो, सर्वोपरि शब्द है, इसका संधि विच्छेद बताना है। अपना उत्तर सोच के रखेंगे सर्वोपरि का जो है संधि विच्छेद क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सर्व प्लस ऊपरी, ठीक है। और ये संधि कौन सी, ये भी पूछ सकते हैं कई बार, जरूरी नहीं हमेशा संधि विच्छेद पूछे। कई बार क्या होता है संधि भी पूछ लेते हैं कि संधि बताओ। तो इसमें जो संधि होगी वो आपकी है गुण संधि। कौन सी संधि? गुण संधि। जो स्वर संधि का एक भाग है गुण संधि, वो इसका जो है सही उत्तर होगा। तो गुण संधि होती है सर्वोपरि में, और सर्व प्लस ऊपरी, ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। पूरा वीडियो को जरूर देखें, 2 की स्पीड से देखें, लेकिन छोड़े नहीं, क्योंकि रिवीजन है। और मैंने जो ऐसे ही रिवीजन हिसाब से जो है सेकंड ग्रेड की क्लास डाली थी दूसरे चैनल पर, वहां से 32 से भी ज्यादा क्वेश्चन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आ गए। तो आप जो है इनको रिवीजन के तौर पर जरूर लें। फिर आता है आपका गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। गौरव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखो, गौरव शब्द है, आप अपना उत्तर सोच ले, मैं तब तक बता देता हूं। गौरव शब्द बना है गुरु और साथ में ए से, गुरु प्लस ए, ये मिलकर बनता है गौरव, ठीक है। तो कई बार ये भी पूछ सकता है आपको जो है गौरव शब्द है वो किन 2 शब्दों का जो है रूप है। तो ध्यान रख लेना, गुरु प्लस ए। तो इसमें प्रत्यय कौन सा हो गया? प्रत्यय लास्ट में लगता है, तो प्रत्यय क्या हो गया? ए प्रत्यय हो गया। अच्छा क्वेश्चन है, आप जो है मेरे हिसाब से नोट करके रख लो कि गौरव शब्द है उसमें प्रत्यय होता है ए, अपन औ कर देते हैं, लेकिन उत्तर होगा ए, क्योंकि ये गुरु प्लस ए 2 शब्दों से मिलकर बनता है गौरव। फिर है क्वेश्चन नंबर 34। 34वां क्वेश्चन बोल रहा है अनुनायी शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। जो भी स्कोर आपका 30 में से स्कोर बने वो कमेंट सही करना। आप ये नहीं कि मैंने उत्तर बताते आप मन चेंज कर लो कि हाँ यार मैं ये भी सोच रहा था, नहीं, आपको एकदम ईमानदारी से स्कोर बताना है। तो अनुनायी जो शब्द है उसका विलोम शब्द क्या होगा, ये पूछा है। देखो, निर्नुनायी ये कोई भी शब्द नहीं होता हिंदी में, ऐसा कोई शब्द भी नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। शत्रु भी जो है इसका शब्द नहीं, जो है विलोम शब्द नहीं होगा। फिर आता है आपका अनुनायी, तो ये भी कोई शब्द नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा विरोधी। अनुनायी मतलब उसका जो है मतलब स्मरण जो है ना, उसके पीछे हर चीज मानने वाला। अनुनायी मतलब अनुनायी मानते हैं ना, जैसे कोई अपन देखते हैं किसी जो है भगवान के या फिर किसी जो है बाबा के अनुनायी होते हैं, वैसे जो अनुनायी मतलब समर्थक हो गया। और इसका अपोजिट होगा, विलोम शब्द होगा विरोधी, ठीक है। ये तीनों शब्द नहीं होंगे, विरोधी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए अच्छे से। मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। मनुष्य शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? अपना उत्तर सोच लें। देखो, मनुष्य शब्द, मनुष्य में ना तो ये बताया कि स्त्री है या पुरुष है, ना किसी का नाम लिया है। तो मनुष्य शब्द जो है वो किस
प्रकार की संज्ञा है? तो उत्तर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा एक उनके लिए प्रयुक्त होती है जो एक पूरी जाति का बोध कराते हैं। जाति का मतलब यहां पर SC ST OBC से नहीं है, जाति का मतलब जो है पूरे समूह का बोध। किसका बोध? समूह का बोध। जैसे मनुष्य, मनुष्य में पूरे पृथ्वी के सारे मनुष्य आ जाते हैं, एक समूह का बोध करवा रहा है, तो ये हमेशा क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा। स्त्री शब्द भी, महिला भी आ जाए ना तो भी क्या होगा? जातिवाचक, क्योंकि कोई विशेष जो महिला है उसका नाम नहीं आ रहा, महिलाओं में पूरी की पूरी जो है महिलाएं काउंट होती है, एक समूह काउंट होता है, तो वो भी क्या होगा? जातिवाचक होगा। तो ध्यान रखना, उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता? ऐसे शब्दों को जो है आप खुद वाक्यों में प्रयोग करके उत्तर पता लगा सकते हो। तो निम्न में से ऐसा कौन सा शब्द है जो वचन अथवा लिंग जो है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, और जिसका वचन व लिंग नहीं बदलता वो होता है अवयव। क्या होता है? ठीक है, तो अब बताओ कि कौन सा जो शब्द है जिसका जो है आपका वचन अथवा लिंग जो है परिवर्तित नहीं होता? तो देखो कन्या, कन्या जो है आप जब बहुवचन में जो है इसको कर सकते हो कन्याओं, ठीक है, या कन्याएं, ठीक है, बहुत सारी कन्याएं जा रही ही है, तो ये तो आपका बहुवचन में बन रहा है। भाई, फिर भाई का भी बहुवचन बना सकते हो कि भाइयों में झगड़ा हो गया, ठीक है। पुत्र की, पुत्र का क्या हो सकता है? पुत्रों, पुत्रों शब्द हो सकता है ना इसका। लेकिन क्षमा जो है ये शब्द जो है आपका एक वचन में ही रहेगा, क्षमाओं जैसा कोई भी शब्द नहीं होता, ठीक है। क्षमा जो है वो एक वचन में ही रहेगा, ना इसका लिंग परिवर्तन होगा ना वचन परिवर्तन होगा, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 क्षमा, ठीक है। फिर निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग में से असंगत है? पुल्लिंग से असंगत मतलब स्त्रीलिंग है, इनका भी आप प्रयोग करके देख सकते हो। जैसे रक्त, ठीक है, उसमें जो है उसने जो है उसको रक्त दिया, रक्त का ऐसे और कैसे भी आप कर सकते हो, वाक्य में प्रयोग करके देखो। इन ऐसे क्वेश्चंस को आप जो है ना वाक्य में प्रयोग करके आराम से पता लगा सकते हो। जैसे कि वो घायल हो गया, उसका रक्त बहुत निकल रहा है, ठीक है, रक्त बहुत निकल रही नहीं बोलते अपन, निकल रहा बोलते हैं, तो ये क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। और जो है आपका हिंदी विषय, इसमें या तो कोई चीज पुल्लिंग होती है या स्त्रीलिंग होती है। नपुंसकलिंग जो होता है वो आपका संस्कृत का शब्द होता है, ठीक है। वंश, उसका जो है वंश जो है बढ़ रहा है, वंश बढ़ रही है नहीं बोलते, वंश बढ़ रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका? पुल्लिंग हो गया। और भीष्म तो आपको पता है पुल्लिंग ही है, ठीक है, ये तो क्या आपको पता है पुल्लिंग है, ठीक है। अब बात आती है आकांक्षा की, तो नाम से ही पता चल रहा है आकांक्षा, आकांक्षा शब्द क्या है आपका? स्त्रीलिंग है, क्योंकि लड़कियों का नाम भी होता है आकांक्षा, उससे हिसाब से भी आप पता लगा सकते हो। तो ये क्या आपका? स्त्रीलिंग है, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 38वां क्वेश्चन है, वो भी ब्रह्मचारी थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है? वो भी ब्रह्मचारी थे, वाक्य में रेखांकित शब्द का तात्पर्य क्या है? ब्रह्म में लीन नहीं, ब्रह्मा को न मानने वाला नहीं, केवल भक्ति करने वाला नहीं, सात्विक जीवन जीने वाला। बिल्कुल, ब्रह्मचारी का मतलब होता है सात्विक जीवन जीने वाला, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां क्वेश्चन है, अपना स्कोर काउंट करते रहे। भीष्म ने बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी। भीष्म ने बचपन में पिता की गलत आकांक्षाओं की तृप्ति के लिए भीष्म प्रतिज्ञा की थी, वाक्य में कौन सा काल है? तो देखो हमेशा ध्यान रखना, देखो इसका उत्तर तो आप सोच लो, जब भी कोई चीज बहुत पुरानी हो ना, बहुत पुरानी, जैसे ये महाभारत कालीन है, और कई मान लो कि आप ये मान सकते हो कोई साधुओं से रिलेटेड हो, जैसे अपन ने कल वाले मॉडल पेपर में देखा था, जो साधुओं से रिलेटेड हो, या महाभारत से रिलेटेड हो, ठीक है, या रामायण से रिलेटेड हो, रामायण से रिलेटेड हो, या इतिहास से रिलेटेड हो। किससे हो? इतिहास से, कि पृथ्वीराज राठौड़ ने मोहम्मद जो गौरी था उसको हराया था, ऐसे शब्द हो ना, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में हमेशा ध्यान रखना पूर्ण भूतकाल आता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पूर्ण भूतकाल मतलब इतिहास की घटना जो बीत चुकी है, ठीक है, तो पूर्ण भूतकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40वां क्वेश्चन बोल रहा है, जो किए हुए उपकार को माने उसके लिए एक शब्द बताओ। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किए हुए उपकार को माने, जो किए हुए उपकार को माने उसको क्या कहते हैं? अपना उत्तर सोच लेना, उत्तर होगा इसका कर्तज्ञ, ठीक है, एक कर्तज्ञ। ये होता है आपका जो किए हुए उपकार को ना माने, जो किए हुए उपकार को न माने उसको कहते हैं कर्तज्ञ।
और जो किए हुए उपकार को माने उसको कहते हैं कृतज्ञ। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर है सीता अपने पति से झगड़ा कर रही थी, वाक्य में क्या उद्देश्य है? और उद्देश्य और विधेय ये दो वाक्य क्या होते हैं, एक तो उद्देश्य और एक विधेय। तो ये दोनों चीजें मैं बहुत अच्छे से समझा चुका। अगर आप क्लास से देख रहे हो ना रेगुलर, तो मेरे हिसाब से ये उत्तर आपको आराम से आ जाएगा। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य हमेशा होता है कर्ता। उद्देश्य हमेशा क्या होता है? कर्ता। तो यहाँ कर्ता कौन है? सीता। झगड़ा कौन कर रही है? सीता। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीता। ठीक है, सीता अपने पति से झगड़ा कर रही है। उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य हमेशा कर्ता होता है। कर्ता होता है जो आपका एक प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, वही कर्ता होती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सीता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आकाश सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये अच्छा मुहावरा है। देखो यहाँ पर एक तो असंभव कार्य जो करना, इसमें कंफ्यूज हो सकते हो आप। ठीक है, आकाश सिर पर उठाना मतलब असंभव कार्य करना, लेकिन ये इसका नहीं है। ठीक है, भारी वस्तु उठाना ये भी नहीं है, प्रेम प्रकट करना भी नहीं है। उत्तर हो जाएगा बहुत शोर करना। बहुत शोर करना जो है वो आकाश सिर पर उठाना मुहावरे का क्या है? अर्थ है। और आपको मैं वापस बता रहा हूं, यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर होंगे, क्योंकि मैं हिंदी के आपको बहुत मॉडल पेपर करवा चुका। कलाम द्वारा आयोजित पेपर है, लेवल के पेपर है, ऐसा नहीं है कि बस टाइम पास हो रहा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। निम्न में से लोकोक्ति नहीं है, कौन सी जो है लोकोक्ति नहीं है? सबसे पहले आप भला जग भला। तो आप भला जग भला ये आपकी क्या है? लोकोक्ति है, बिल्कुल है। फिर इन तिलों में तेल नहीं, तो ये भी लोकोक्ति है। कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, ये भी लोकोक्ति है। आंचल पसारना ये लोकोक्ति नहीं है, ये है आपका मुहावरा। ये क्या है? मुहावरा। एक चीज ध्यान रखना, जो लोकोक्ति होगी ना वो आम बोलचाल की भाषा में होती है। किसमें? आम बोलचाल की भाषा में। और मुहावरा जो होता है ना, ये तो क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में। और मुहावरा होता है एकदम शुद्ध हिंदी रूप में। किस रूप में? हिंदी रूप में। तो आंचल पसारना, देखो इन तेलों में तेल नहीं, ये लोकल लैंग्वेज टाइप है। कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, ये भी लोकल आम बोलचाल है। और आप भला तो जग भला, ये भी क्या है कि लोकल जो है आपकी आम बोलचाल की भाषा। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44, लोप चिन्ह है, कौन सा इनमें से लोप चिन्ह है? लोप चिन्ह क्या होता है? जब भी कोई वाक्य है ना, कोई कथन क्या अधूरा छोड़ा जाता है, कथन अधूरा छोड़ा जाता है, उसके आगे लगाया जाता है लोप चिन्ह। जैसे राम ने कहा, फिर ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये जो अपन लाइन करते हैं ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, वो होता है हमेशा लोप चिन्ह। तो उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोप चिन्ह होता है डॉट 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 डॉट। ये जो आपका ये होता है लाघव चिन्ह। कौन सा चिन्ह होता है? लाघव चिन्ह। कौन सा होता है? लाघव चिन्ह। और ये कौन सा चिन्ह होता है? ये होता है हंस चिन्ह। हंस पद भी कहते हैं इसको, हंस पद। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान है रखनी है। वैसे ये भी लाघव चिन्ह का ही रूप है, लेकिन ये जो है आपका और ये दोनों ये थोड़े से कंफ्यूजन है, लेकिन ये लाघव चिन्ह के होते हैं डॉट वाले। ठीक है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लोप चिन्ह है ये आपका, ये हंसपद है, इसका नाम भी ध्यान रख लेना आप। ये क्या है? हंसपद। और जो ये डॉट आ जाए ना, ये होता है आपका जो है लाघव पद। लाघव पद या चिन्ह भी कह सकते हो, पद भी कह सकते हो। उत्तर सी हो जाएगा। फिर निम्न में से कौन सा उपवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है? उपवन शब्द मतलब क्या हो गया? एक प्रकार से बगीचा होता है ना, बाग बगीचा, वो कहते हैं। ठीक है, क्या हो गया? बगीचा। अब देखो बगीचा बिल्कुल, वाटिका बिल्कुल, गुलशन भी इसका होता है। उत्तर हो जाएगा पुष्प धनवा। पुष्प धनवा जो है ये आपका कामदेव जो है, कामदेव है उनका पर्यायवाची शब्द है। किसका? कामदेव का। इनके और भी है, मनोज शब्द भी इन्हीं का ही पर्यायवाची है। कौन सा शब्द? मनोज। तो उपवन शब्द का कौन सा जो है पर्यायवाची नहीं है? तो पुष्प धनवा नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका कामदेव का जो है पर्यायवाची है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 46वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? मतलब भारत से बाहर का शब्द नहीं है। सबसे पहले किताब, तो किताब आपका अरबी भाषा का शब्द है। सिनेमा आपका इंग्लिश का शब्द है। संतरा आपको लगेगा इंडियन है, लेकिन ये पुर्तगाली शब्द है। क्या है? पुर्तगाली शब्द है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? गमला। उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गमला। ये देसी शब्द है। क्या है? देशज शब्द है, भारत का ही शब्द है। तो ध्यान रखना है आपको। अपना स्कोर काउंट करते जाएं। 16 क्वेश्चन हो चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, सहदेव पढ़ाई करता है। सहदेव पढ़ाई करता है, अर्थ के आधार पर ये किस प्रकार का वाक्य है? पहले अगर हम रचना के आधार पर देखते तो ये उत्तर हो जाता सरल वाक्य। ठीक है, ये दोनों क्या रचना के आधार पर है, और ये चीजें मैं हर वीडियो में बताता हूं, वापस बता देता हूं। रचना के आधार पर 3 प्रकार और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार होते हैं। और अर्थ के आधार पर ये दोनों तो रचना के आधार पर है। अगर रचना के आधार पर पूछते तो उत्तर ए हो जाता, लेकिन सहदेव पढ़ाई करता है मतलब ये आज्ञार्थक तो है नहीं, आप आज्ञा नहीं दे रहे किसी को, तो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हो जाएगा विधानार्थक। ठीक है, विधानार्थक में क्या होता है? विधानार्थक जो होता है उसमें होता है कार्य के होने का बोध। कार्य के
होने का बोध होता है, कार्य के होने का बोध। ठीक है, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। वैसे ए हो जाता लेकिन रचना के आधार पर है ए, अपने को अर्थ के आधार पर पूछा तो छोटे छोटे चीजों का ध्यान आपको रखना है। अब जो है शिक्षण विधियों के क्वेश्चन है, और मैंने शिक्षण विधियों की वन लाइनर 2 क्लासें करवाई है, सारे क्वेश्चन वहां से कवर होंगे, और जो आगे आने वाली रीट है ना उसमें भी वहां से क्वेश्चन आएंगे फुल, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। देखो ये क्वेश्चन सारे के सारे वहां से आएंगे। अब देखना आप क्वेश्चन करोगे तो आपको पता भी चलेगा। अगर क्लासें देखी आपने वो दोनों वन लाइनर वाली, नहीं देखी तो अभी चैनल पर जाकर देखें कि लिखना सीखने से पूरे बालकों को चित्रकला सिखाना चाहिए, क्योंकि अक्सर भी चित्र हैं। ये बात किसने कही? तो ये बात भी मैं बता चुका आपको। तो इस मत का समर्थन किया महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने बोला लिखना सीखने से पूरे बालक को चित्रकला सिखानी चाहिए, और ये चीज अपन कर चुके उसमें। ठीक है, फिर क्वेश्चन अगला देखो 49वां क्वेश्चन, ये भी हम कर चुके उसमें कि हिंदी भाषा कौशल का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक कर्म, और मैंने आपको बोला था LSRW, ये ध्यान रखना आपको। ये इंग्लिश में भी काम आ जाएगा, किसी के सेकंड लैंग्वेज है, और हिंदी में भी काम आ जाएगा। कैसे काम आ जाएगा LSRW? एल से होता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब कोई चीज को सुनना। तो सबसे पहले सुनना किस में आ रहा है? इन दोनों में आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, फिर है स्पीकिंग। ठीक है, LSRW लिसनिंग यानी सुनना, स्पीकिंग यानी बोलना। तो ये देखो ये रहा बोलना, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो उत्तर तो सी हो गया, लेकिन और जान लेते हैं। आर मतलब रीडिंग, रीडिंग मतलब पढ़ना, ये रहा पढ़ना। W मतलब राइटिंग, राइटिंग मतलब लिखना। तो स्वाभाविक कर्म क्या होगा? सी। ये LSRW याद रख लेना, आप हर वीडियो में बताता आ रहा हूं मैं आपको। ठीक है, फिर अब भाषा शिक्षण में साहित्य की समालोचना किस विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है? भाषा शिक्षण में साहित्य की समालोचना जो है किस विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित है? ये जो नया क्वेश्चन है नोट कर लेना डायरेक्ट, अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। कौन सा उत्तर होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अभिरुच्यात्मक। उसकी अभिरुचि है किसमें? साहित्य के समालोचन में, तो ध्यान रखना। फिर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी कर चुके 51वां अपन, भाषा शिक्षण के उपागम बताओ। तो उत्तर सोच लें अपना। भाषा शिक्षण के 2 उपागम हैं। कितने? 2। एक तो पाठ संसर्ग उपागम और दूसरा है रचना शिक्षण उपागम। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए व बी दोनों। इन क्लासों को एक टेस्ट के हिसाब से, एक रिवीजन के हिसाब से जो है ना आप दें, ताकि जो है आपको पता चले कि आप जो है कितना सही कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 52वां क्वेश्चन भी अपना जो वन लाइनर करवाई थी मैंने हिंदी शिक्षण विधि की, उसमें से आया हुआ है कि पाठ्य पुस्तक निर्माण की सुक्रिया या फिर प्रक्रिया है, उसका सही चरण बताओ। कल वाले अगर वीडियो आपने देखा है तो आप इसका भी उत्तर सही से बता पाओगे। जल्दी से जो है अपना उत्तर सोच लें। जो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पहले चयन, फिर स्तरीकरण, फिर प्रस्तुतिकरण। तो ऑप्शन जो है ए इसका सही उत्तर है, हो जाएगा। कल के वीडियो में मैंने ये भी आपको क्लियर करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, सही सुमेलित है कि निम्न में से कौन सा जो है आपका सही सुमेलित है? तो बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड आपकी सर्वे सामग्री नहीं होती, ये होती है आपकी दृश्य सामग्री। क्या होती है? 1 मिनट सही लिख देता हूं। ये होती है आपकी दृश्य सामग्री। ठीक है। ओवरहेड प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर आपका प्रक्षेपी होता है। प्रोजेक्टर मतलब जो आप प्रक्षेपी का मतलब हो गया सामने प्रोजेक्ट करना किसी चीज को। तो ये बिल्कुल सही है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। फिर है सीतावाद्य यंत्र, ये आपकी दृश्य नहीं सर्वे सामग्री है। कौन सी सामग्री है? सर्वे। सीतावाद्य यंत्र को अपन सिर्फ सुन सकते हैं, ग्रामोफोन होता है ना, उसकी बात हो रही है। मानचित्र, मानचित्र आपकी सिर्फ और सिर्फ दृश्य सामग्री है, उसको हम सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। तो ये आपकी सिर्फ दृश्य सामग्री है। तो उत्तर हो जाएगा आपका, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54वां क्वेश्चन बोल रहा है निबंधात्मक प्रश्नों का कौन सा जो है गुण नहीं है। निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उनका कौन सा गुण नहीं पूछा है। सबसे पहले आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है। बिल्कुल, मान लो कि आपको मैं बोल दूं पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध लिखो, तो आप क्या करोगे? उसमें कुछ आलोचनात्मक चिंतन मतलब अपने वाद विवाद प्रस्तुत करोगे। बिल्कुल। फिर अभिव्यक्ति परीक्षण संभव है। बिल्कुल, अभिव्यक्ति परीक्षण भी क्या है? संभव है। फिर व्याकरण सम्मत ज्ञान का परीक्षण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। अपना जो है व्याकरण में कौन सी सही कर रहे हैं, क्या हम जो है मात्रा वगैरह सही लगा रहे हैं, वो सारा परीक्षण होता है। बिल्कुल। तो इसमें वस्तुनिष्ठता नहीं पाई जाती। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। इसमें पाई जाती है आत्मनिष्ठता। ठीक है, क्या पाई जाती है? आपकी आत्मनिष्ठता पाई जाती है। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55वां क्वेश्चन बोल रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन मतलब सीसी, इसका उद्देश्य पूछा है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहां भी केवल शब्द आ जाए ना, कौन सा शब्द? केवल, तो वो उत्तर आपका कभी भी मान्य नहीं होता है। जैसे यहां पर आपका केवल शब्द है। फिर अगला क्वेश्चन जो है ना, जहां पर भी जो केवल शब्द आ जाए ना, वो हमेशा उत्तर नहीं होगा।
देखो उनको तो हटा दो, ये केवल आ रहा है, यहाँ केवल आ रहा है, इनको तो हटा दो, ये तो उत्तर हो ही नहीं सकते। ये हम आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। फिर शिक्षक केंद्रित शिक्षण सुनिश्चित करना, तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि जो है सीसी करता है छात्र केंद्रित। कौन सा? बाल केंद्रित या छात्र केंद्रित, बाल मान सकते हो इसको, बाल केंद्रित भी बोल सकते हो। तो बच गया क्या? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थी केंद्रित बनाना। देखो ये आ गया ना, शिक्षक के छात्र केंद्रित, विद्यार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित बनाना। तो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। फिर ऐसा परीक्षण जो विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है। देखो बात हो रही है कठिनाइयों को, जो कारण है उनका पता लगाने के लिए, और कारणों का पता लगाने के लिए किया जाता है, उसको कहते हैं निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। और जो ये कारण जो निदानात्मक परीक्षण में पता लगाते हैं, फिर इन कारणों के लिए उपचारात्मक किया जाता है, उनका उपचार किया जाता है, उनको दूर किया जाता है। तो उसके बाद में होता है उपचारात्मक। पहले निदानात्मक होता है जिसमें कठिनाइयों के कारणों का पता लगाते हैं और फिर उनका उपचार किया जाता है। उपलब्धि परीक्षण की विद्यार्थी ने क्या कुछ सीखा, उसका जो उसकी उपलब्धि है उसका परीक्षण होता है। योगात्मक परीक्षण जो होता है आपका सत्र की समाप्ति पर होता है, सत्र के अंत में होता है, ठीक है, वार्षिक परीक्षा के टाइप से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। ब्लूम के मूल्यांकन उपागम का कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? देखो ब्लूम का जो मूल्यांकन उपागम था उसमें 3 तत्व शामिल थे। कितने तत्व है? 3 तत्व है, जिसमें एक तो शिक्षण के उद्देश्य, ठीक है, एक अधिगम अनुभव, बिल्कुल, एक व्यवहार में परिवर्तन, ये 3 शामिल थे। तो क्या शामिल नहीं था? विषय वस्तु शामिल नहीं है। ध्यान रखना, ब्लूम के मूल्यांकन उपागम में विषय वस्तु जो है आपकी शामिल नहीं है, इसमें शिक्षण उद्देश्य, अधिगम अनुभव और व्यवहार परिवर्तन शामिल है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 58। ये भी अपन वन लाइनर जो की थी ना अपन ने, उसमें कवर हुआ क्वेश्चन है कि आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है? तो आगमन विधि के दो क्या रूप हैं? 2 रूप में कौन कौन से 2 रूप हैं वो भी ध्यान रखना है। एक तो प्रयोग प्रणाली और एक सहयोग प्रणाली। प्रयोग और सहयोग, ये बात कल वाली अगर क्लास नहीं देखी ना आपने, शिक्षण विधियों की जो 2 क्लासें मैंने डाली थी वन लाइनर, तो आप जरूर देखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे वहां से। तो यहां उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। ये क्वेश्चन भी मैंने जो है कल वाली क्वेश्चन में जो करवा दिया था वन लाइनर में, कि जो आपकी खंडान्वयन विधि है उसमें भावों का स्पष्टीकरण किसके द्वारा किया जाता है? तो कल एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी विधि में जो है प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम कविता करते हैं, तो वो है आपकी खंडान्वयन विधि। और उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर। और लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है? सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत, तो यह है, बिल्कुल है। प्रेरणा का सिद्धांत बिल्कुल है। रुचि का सिद्धांत बिल्कुल है। तो उत्तर हो जाएगा आत्मनिष्ठता का सिद्धांत। ये आत्मनिष्ठता शब्द है ना, ये हमेशा ही आपका जो है गलती होता है। तो आत्मनिष्ठता का सिद्धांत जो है हिंदी भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। अपना स्कोर जरूर बताएं और जीवा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना टारगेट है 1 लाख सब्सक्राइबर। वैसे जो है ये टारगेट मैंने 26 जनवरी तक रखा है, लेकिन आपसे मैं अनुरोध करूंगा कि जितना जल्दी हो सके उतना जो है आप इस टारगेट को पूरा करें। धन्यवाद, बने रहें जीवा स्टडी के साथ।